हेलो, नमस्कार साथियों। फॉरएवर नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए, फसल का उत्पादन किस प्रकार से होता है और उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फसल होती क्या है। फसल का मतलब होता है किसी स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में कोई पौधे बोए जाते हैं, किसी बड़े क्षेत्र में बोए जाते हैं, इसे हम फसल कहते हैं। यानी एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ये फसल कहलाते हैं, क्योंकि किसी भूभाग पर इसको बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि फसल को उगाने के लिए किन किन भौगोलिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इनके साथ साथ में ही कृषि पद्धतियों को भी हम जानेंगे और फसल का भंडारण भी किस प्रकार से होता है वो लास्ट में हम सीखें। तो देखिए, फसल दो प्रकार की होती हैं। जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, और जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। खरीफ की जो फसल होती है वो भारत में वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक की होती हैं। जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, इसको हम खरीफ की फसलें कहेंगे। और आगे है रबी की फसलें, जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। और ये गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, अरबी है, ये इन रबी की फसलों के कुछ उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कृषि के ऊपर आधारित फसल की पद्धतियाँ कौन कौन सी है और कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए होती है इस फसल को उत्पादित करने के लिए। तो सबसे पहले हम किस चरण को अपनाएंगे ताकि फसल का उत्पादन है वो अच्छी तरह से किया जा सके। तो फसल को उत्पादित करने के लिए कुछ कृषि पद्धतियों को हम देखेंगे। जैसे कि पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद में मिट्टी में बुआई करते हैं, उसके बाद में खाद और उर्वरक देते हैं, उसके बाद में हम सिंचाई करते हैं, फिर हम उसकी खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर उस फसल की कटाई करते हैं, और कटाई के बाद में जो है वो हम उस फसल का भंडारण करते हैं और बाज़ार के अंदर बेच के आते हैं। पहला चरण है इसमें मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने का मतलब होता है कि मिट्टी को उलटना और पलटना, मिट्टी की जुताई करना। कहने का मतलब हुआ कि मिट्टी को तैयार करने का सीधा अर्थ है कि मिट्टी को उल्टना और पलटना। क्योंकि मिट्टी को उल्टने पड़ने से क्या होता है कि जो उसके अंदर छिद्र जो होते हैं उनके अंदर खाली स्थान भर जाता है, खाली स्थान हो जाती हैं, और फिर उस मिट्टी के अंदर पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम मिट्टी को पहले तैयार करते हैं, उल्टते हैं और पलटते हैं। यह प्रक्रिया है वो इस मिट्टी की जुताई कहलाती है। आगे हैं कृषि औजार, यानी कृषि को उत्पादित करने के लिए किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं। पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे वो बैलों और ऊंट से हल जोता करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में मशीन युग नहीं हुआ करता था, आविष्कार नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो कल्टीवेटर और ये अलग अलग चीज़ें आ गई, जिनसे क्या होता है कि खेती को कम समय में हम कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग है वो कुदाली से और हल से है वो खेत जोतते थे। देखिए, तो कुदाली का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। आगे है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर जो है वो आजकल जुताई द्वारा संचालित होता है, और इसमें क्या होता है, समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। तो ये ट्रैक्टर के द्वारा जोता जाता है। अगला चरण है बुआई। बुआई का मतलब होता है बीजों को बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। बुआई है वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसके अंदर अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग होता है, और वो बीज है वो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं, और किसान अधिक उपज देने के लिए बीजों को है वो प्राथमिकता देता है। क्योंकि जो बीज उत्तम होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, हाइब्रिड होते हैं, वो बीज उत्तम कहलाते हैं। अब है वो बीजों का चयन किस प्रकार से करते हैं। तो बीज है वो कुछ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, उन बीजों को हम पानी के अंदर धो देते हैं, जिससे वो बीज, खोखले बीज ऊपर पानी के अंदर तैरने लग जाते हैं, और स्वच्छ बीज है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। इस प्रकार हम बीजों का चयन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कृषि के लिए परंपरागत औजार कौन से हुआ करते थे। तो पुराने ज़माने में जो खेत जोतने का तरीका होता था, तो
वहाँ पर आधुनिक कृषि यंत्रों को नहीं अपनाया जाता था, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कार इतने दृढ़ नहीं थे, तो परंपरागत औजारों को महत्व दिया जाता था। और इसके अंदर ऊँट है, बैल है, उनके पीछे हल जोता जाता था और बुआई की जाती थी। यहाँ पर एक बुआई करने का साधन सीड ड्रिल का फोटो दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर के पीछे जाता था और इनके अंदर बुआई की जाती थी। तो इसके अंदर है वो समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती थी। तो कृषि पद्धति का अगला चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो अगले चरण में बुआई करने के बाद में हम है वो खाद एवं उर्वरकों को मिलाते हैं। खाद हमें जो खेतों के अंदर प्राप्त होती हैं, जीव जंतु से प्राप्त होती हैं, और उर्वरक होता है वो बाजार के अंदर मिलता है, फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादित किया जाता है। मिट्टी फसल को खनिज उत्पाद प्रदान करती है, पोषकों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है, और लगातार फसलों के उगने से मिट्टी की कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा किसी पौधे को खाद देते हैं तो वो पौधा कमज़ोर हो जाता है। और अलग अलग प्रकार के हम निश्चित अंतराल पर, जैसे एक बार मूंग की फसल, एक बार मोठ की फसल, एक बार ग्वार की फसल, एक बार बाजरा की फसल, इसको हम बो सकते हैं, ताकि हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। देखिए यहाँ दर्शाया गया है कि अगर हम एक ही प्रकार की फसलों को अगर हम लगातार बोते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो हमें फसलों को हमेशा एकांतर क्रम में बोना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पोषक तत्व है वो किसी प्रकार की मिट्टी को मिलते हैं तो वहाँ की जो क्षमता होती है, उर्वरा क्षमता होती है, वो भरपूर होती है, और एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं हो जाती है। क्योंकि हम एक ही प्रकार के जब फसल बोते हैं तो वहाँ की मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें फसलों को हमेशा एकांतर क्रम में ही बोना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि खाद और उर्वरक क्या होता है। खाद का मतलब होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और अपशिष्ट पौधों के अवशेष और उनके विघटन से हमें प्राप्त होती हैं। खाद हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। और उर्वरक जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थ है। इनका निर्माण जो है वो फैक्ट्रियों के अंदर होता है, और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। और जो खाद होती हैं उसके अंदर मिट्टी जो होती है वो ह्यूमस से भरपूर होती हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप में कम होते हैं, लेकिन जैविक जो खाद होती हैं वो खेतों के लिए उपयुक्त होती हैं। और रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। उसको मिट्टी को पोषक तत्वों का नशा हो जाता है। फिर हम लगातार उस पोषक तत्वों को या उर्वरक को नहीं डालते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो फसल उत्पादन करने में सक्षम नहीं होती है। देखिए खाद देने से क्या होता है, जैविक खाद जो है वो उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। यानी जैविक खाद का हम उपयोग करेंगे तो इसकी है वो भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती हैं ये, और इसके अंदर जल धारण की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। और उपजाऊ मिट्टी में हमेशा हमेशा फसल है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। अगला पॉइंट है हमारा सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है नियमित अंतराल पर खेत में जल देने की प्रक्रिया, या नियमित अंतराल पर खेत में जल देने की प्रक्रिया है वो सिंचाई कहलाती हैं। तो सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंचाई के बिना फसल का उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं, और फसल की वृद्धि भी सिंचाई के बिना पूरी नहीं हो सकती हैं। तो देखिए सिंचाई के स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्रोत का मतलब होता है जिनसे है वो पानी का उत्पादन होता है, जैसे कि कुआं है, बावड़ी है, ट्यूबवेल है, नलकूप है, हेडपंप है, ये सारे सिंचाई के स्रोत कहलाते हैं। और परंपरागत जो स्रोत है वो हमारा कुआं है, बावड़ी है, इनसे हम सिंचाई करते थे।
तो सिंचाई के हमारे परंपरागत औजार हैं, जैसे रहट है, मोट है, चैन पंप है, ढेकली है। ये सिंचाई की परंपरागत तरीके कहलाते हैं। इसके अंदर हम हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सिंचाई के इन साधनों को अपनाते थे, क्योंकि आधुनिक तरीके उनके पास उपलब्ध नहीं थे। तो अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में। आधुनिक का मतलब होता है जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इनको नियमित किया जाता है, इसको निर्मित किया जाता है। एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। इसका जो प्रयोग है वो ड्रिप तंत्र का प्रयोग छिड़काव तंत्र के अंदर हम है वो इसको बूंद बूंद से पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जल का व्यर्थ बहना खत्म हो जाता है। और ड्रिप तंत्र के अंदर भी बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है। इसके अंदर भी पानी बहुत ही कम मात्रा में वेस्ट होता है। अब हम इस फसल की खरपतवार से सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। तो खरपतवार का मतलब होता है पौधों के साथ में या फसल के साथ में कुछ ऐसे अवांछित पौधे उग जाते हैं जो आवश्यक नहीं होते हैं फिर भी उग जाते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और इन खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया है वो निराई कहलाती है। तो हम इसको खरपतवार को रसायनों के प्रयोग से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2D है, 4D है। ये इसके खेतों के अंदर छिड़काव किया जाता है, जिससे है वो खरपतवार पौधे मर जाते हैं और फसल बच जाती है। इसके अगले चरण में हम खरपतवार की कटाई के बाद में और खरपतवार की सुरक्षा के बाद में हम इस पद्धति के अगले चरण में हम कटाई के अंदर आएंगे। तो कटाई के अंदर फसल को पक जाने के बाद में काटने की प्रक्रिया फसल की कटाई कहलाती है। और ये कार्य है वो दरांती की सहायता से किया जाता था, लेकिन आजकल है वो एक मशीन हार्वेस्टर आ गई है जिससे हम फसल को काट सकते हैं। और एक थ्रेसिंग है, तो थ्रेसिंग के द्वारा हम दाने और भूसे की प्रक्रिया को अलग कर सकते हैं। दाने और भूसे की अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग भी कहते हैं। और एक कंबाइन सिस्टम है, उसके द्वारा भी हम दाने और भूसे को हम अलग कर सकते हैं। और इनको फटक फटक करके दाने और भूसे को अलग किया जाता है। और फटक फटक कर अलग करने की प्रक्रिया को हम विनोइंग कहते हैं। इस कटाई के बाद में हम फसलों का भंडारण करते हैं। तो भंडारण के लिए हम बड़े बड़े साइलों के अंदर इसका भंडार गृहों के अंदर हम इस फसलों का भंडारण करते हैं और बाजार के अंदर बेच करके आते हैं। तो आप इन बड़ी बड़ी साइलों के अंदर ये जो अनाज है वो उसका भंडारण किया जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपना फार्म चलाने के लिए पालतू पशुओं को भोजन या आवास की आवश्यकता होती है और ये बड़े पैमाने पर इन पशुओं को पालते हैं। और पशुओं को पालने की प्रक्रिया है वो पशुपालन कहलाती हैं, जिससे उनका है वो जीवन यापन चलता है, उनकी आजीविका चलती है। तो इसी के साथ धन्यवाद। ये आपका पाठ पूरा हो गया है। और आपको समझ नहीं आया है तो आप इसे दोबारा देख सकते हो। और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।